किचन इनकम तो थी, द इनकम फॉर द लग्जरी वॉज नॉट अवेलेबल। एक दफ़ा मैं ऐसी सिग्नल पे खड़ा हुआ था, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, गाड़ियों की हीट आ रही, हीट स्ट्रोक वाली गर्मी हो रही, और लिटरली मेरे पूरे हाथ जो है ना जल रहे थे, मतलब बर्निंग फील हो रहा था। तो मैंने बोला यार अतीब कब तक पढ़ाओगे, इट्स बीन 7 years। एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसने मुझे बोला मुझे एक लोगो चाहिए जिसके अंदर मुझे नीड फॉर स्पीड की गाड़ी चाहिए और माइंडक्राफ्ट का करेक्टर चाहिए। तो मैं बना दूंगा। मैंने कैनवा खोला और मैंने फटाफट वो बनाया और मैंने उसको सेंड कर दिया। जब मैं ऑफिस की डील करने बैठा तो ये ओनर बैठे हुए थे और ये मैं बैठा हुआ था। तो मैंने ओनर को बोला मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपकी जगह जो मैं लेने जा रहा हूँ उसका रेंट ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ है और उसका डिपॉजिट जो ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज़ है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपने अपने लिए खुद दुआ करनी है। ही वॉज लुकिंग एट माई फेस कि यार मतलब जगह लेने आया है, क्या करने आया है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के नाम मेंशन करूँ, मगर इस वक्त मेरी 350 लोगों की टीम है, तो अगर मैं 10 के करता हूँ तो अगला 10 हो जाएगा कि यार मेरी नहीं करी। तो मैं उन 350 लोगों को मतलब एडमायर करता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर मैं इस पॉडकास्ट में आके बैठा हुआ हूँ, मैं जो है वो क्या कहते हैं कंपनी लीड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो उनकी वजह से है। कंपनी के ओनर्स को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार हमारी कंपनी में बंदा आएगा, ट्रेन होगा, चला जाएगा। तो अच्छी बात है ना, आप उसको ट्रेन करने की नीयत से ही लाओ, अब वो ज़िंदगी में भर जितना भी कमा रहा है आपको सवाब मिलता रहेगा। मुझे कभी भी फाइनेंशियल ये नहीं आया जहन में कि मुझे ना स्ट्रगल करनी है ये चीज़ लेने के लिए। शौक़ तो हर इंसान को होता है, गाड़ी का, मोबाइल का, चीज़ों का, मगर मेरी कभी भी स्ट्रगल और हासिल ना इस चीज़ के लिए नहीं थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो मैं जनाब इसलिए स्ट्रगल करूँगा। मेरा हमेशा से कोर एम ना टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट रहा है कि अल्लाह ताला जो रास्ता दिखा रहा है ना, उस पर आप चलते हुए जाएँ, अल्लाह ताला आपको उधर ले जाएगा जहाँ आपको पहुँचाना है। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of The Kolachi Cast. पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सर्विसेज की, तो बहुत सारी कंपनी हमारे माइंड में आती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमेशन इंडस्ट्री, ग्लोबली इट इज़ $1 billion इंडस्ट्री। बट सैडली इनफ कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग ग्रेट वर्क इन लाहौर, but in Karachi, there are very few companies. Today's guest is running a company of more than 350 people, is an inspiration to our generation. और मुझे लगता है कराची में डिज़ाइन स्टूडियो जिस तरीके से ये रन कर रहे हैं, ऑन टॉप जो कोर वैल्यूज़ ये कैरी कर रहे हैं। आई हैड अ प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर, and I asked him specifically to share all his experiences और जो core values, cultures ये carry कर रहे हैं अपनी company में, I wanted him to share with you as well. So thank you so much, Ateeb Hilal, for coming in and joining us today. Welcome to the show. Thank you so much. So Ateeb, I'll briefly talk about your educational journey, आपके school, college and university. How was it like, and where did you study all that? And of course, then we'll talk about your professional experience. I did my O-levels from the city school, and then I shifted towards intermediate. I did my inter from Liaquat College of Management and Sciences. Then I got enrolled in Zabist. I did my mechatronics engineering. Mechatronics? Yeah, that is like you can say कि इसको कम कंसिडर किया जाता है। NED में उस वक्त आई थी बैक इन 2015 आई गेस। तो उस टाइम पे ज़ैबिस में मुझे किसी ने सजेस्ट किया, उम्मीद थी NED में तो होना नहीं है मेरा ठीक है, तो मैंने बोला बजाय मुझे टेस्ट दे के अपेयर हूँ और फिर वहाँ से रिजेक्ट हूँ, तो जहाँ हो रहा है वहाँ पे ही हो जाए पहले। तो अच्छा, NED की जो डेट थी वो भी ज़ैबिस की जो हमारी एंट्री डेट थी उसके बाद, मतलब जो सिलेक्शन हो गया था तो हमें फ़ीस जमा करानी थी। फ़ीस जो डेडलाइन थी ना उसके बाद NED का टेस्ट था। तो either you have to choose Zabist or you have to shift yourself completely towards the NED. तो मतलब मैं उधर टेस्ट दूँ और फिर सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे पढ़नी है मार या डांट। तो मैंने बोला जहाँ हो गया बस हो जाए एडमिशन। ठीक है। तो इस तरह से Zabist में इनरोल्ड हो गया, फिर माशाल्लाह से वहाँ इंजीनियरिंग शुरू कर दी और इस वक्त फिर अब आई गॉट इनरोल्ड इन हिकमा इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैं अपना दरस निज़ामी का कोर्स कर रहा हूँ 8 साल का, तो उसका भी हमारा पहला साल है। You also did your masters? Not yet. Not yet. Okay. इस तरफ आ गए ना। We'll come to in detail to your Hikma course, inshallah, later in the episode. So first, your experience, like, why did you choose for or went for mechatronics? बस जहाँ एडमिशन हो जाए। अच्छा। शुरू में तो बच्चों का ये होता है
जब हम लोग कहीं NED में या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मैंने NUST का भी टेस्ट दिया था, तो उस वक्त आप जब इनरोल हो रहे होते हो तो आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको हाँ। फील्ड्स ऑफर होती हैं, ऐसा ही है। तो एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर हैंड। तो मेरा हमेशा से एक फर्म बिलीव रहा है कि अल्लाह ताला जो रास्ता दिखा रहा है ना, उस पे आप चलते हुए जाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो अल्लाह ताला आपको उधर ले जाएगा जहाँ आपको पहुँचाना है। तो व्हेन आई गॉट द मैसेज फ्रॉम ज़ाबिस, तो मैंने बोला ठीक है, अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए यही बेहतर लिखा है, तो लेट्स गेट इनरोल्ड इन दैट। ठीक है। Mechanical and electronics is the combination of this degree, mechatronics, because a few of my friends were also doing this degree और वो कर रहे थे PF कीट में। तो मेरे ख्याल है 1 से 2 ने तो ऑप्ट करके उसको कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन कुछ ने उसको छोड़ के इलेक्ट्रिकल ऑल टुगेदर वो एक ही फील्ड उन्होंने चूज़ की। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद फिर आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट वाज द ईयर? The year I graduated. Yeah. Okay, so I was not a very bright student. अच्छा, I completed my degree in 6 years because I can relate to that. Yeah. So I started my professional career when I was in second year of my university. So not professional actually, you can say the part time. मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी. I was a teacher of physics, chemistry and maths. I used to teach O levels and A levels students for the ICE exams. उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, बस एक आइडिया था कि पढ़ाना है, करना है. तो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, इट वाज सेकंड ईयर, तो रिसोर्सेज इतनी नहीं थी. माय फादर was having a background of business as well as he was doing job in Pakistan International Airline. मगर मुझे ये था कि जो रिसोर्सेज और जो चीज़ें इन्होंने करी हैं, तो मैं ये नहीं चाहता था कि फ्यूचर में कभी भी मुझे कोई बंदा ये बोले कि ये जो कुछ भी है बेसिकली इसके अब्बू की सपोर्ट है, इसने कुछ भी नहीं करा. अच्छा. दो आई एम द ओनली सन, तो अच्छा. और कोई भाई नहीं, एक बहन है मेरी, वो मैरिड है, वो लाहौर में होती हैं. तो उन्होंने मतलब मेरा उस वक्त ही सेकेंड ईयर में क्राइटेरिया बिल्ड हो गया था, लाइक हाउ माई फादर हैज़ स्ट्रगल्ड, तो आई वांटेड टू डू द सेम. उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जब मैं 30s में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कई दोस्तों ने अपना घर बना लिया, चीज़ें अपनी कर ली. तो कौन से दोस्त हैं जो 30 साल में घर बना लें? मतलब क्योंकि मेरे फादर की पीछे से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी थी. अच्छा. तो उनको ये था कि दूसरों को तो शायद ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी. अच्छा. तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में था. जब उनके दोस्तों ने बताना शुरू करा तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मुझे उस वक्त फिर फ़ौरन रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मतलब मुझे अब स्टेप लेना चाहिए, मैं कितना लेट हो गया हूँ. तो उन्होंने खैर फिर स्ट्रगल करी. मतलब ही स्टार्टेड हिज कंस्ट्रक्शन बिजनेस. उन्होंने उसमें काम करना शुरू करा माशाल्लाह से. तो राइट नाउ वो रिटायर्ड है, मगर माशाल्लाह से टोटल उनकी रेंटल इनकम है. अच्छा. हमारी एक मार्केट है अपना नाज़ाबाद में, उधर से सारा रेंटल इनकम है. हमारा घर है, हमने रेंट पे दिया हुआ है. तो मुझे बस उस वक्त ये आइडिया डेवलप हुआ. हमारा किचन इनकम तो थी, द इनकम फॉर द लग्जरी वॉज नॉट अवेलेबल. ओके. ठीक है. तो मगर फिर भी मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश याद नहीं आती जो अब्बू ने हमारी पूरी ना की हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पूरी हुई है. और ये तो एक माँ बाप की एक कह लें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक क्वालिटी होती है ना, कि बच्चे को हर रिसोर्स प्रोवाइड करना है, चाहे जो भी आमदनी है. तो माशाल्लाह से हर चीज़ हमारी पूरी हुई है. मगर जैसे मुझे गाड़ियों का, बाइकों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्रेज़ था बचपन से. तो मुझे ये था कि अगर वो सब अचीव करना है और करना है तो आपने कोई ना कोई करना है. और मेरा माइंडसेट शुरू से ये था कि आई वांटेड टू डू बिज़नेस. मुझे जो है वो टाइम बाउंड मतलब मेरे लिए रहना मुश्किल था, और एंटरप्रेन्योर वाला जहन था कि नहीं, अपना कुछ खुद करना है. तो पढ़ाना जब शुरू कर लिया तो फिर उस वक्त एक अकेडमी बनाई, अपनी ट्यूटर्स अकेडमी. बेसिकली एक लड़के ने मुझे सिखाया काम, मैं उधर से अपने ट्यूटर अकेडमी का काम सीखा. फिर मैंने अपना खोला. इवन टुडे आई रियली एडमायर, बहुत दुआएं हैं उसके लिए, जिन्होंने मुझे 2 लड़कों ने पार्ट दिया उसमें, क्या कहते हैं, ट्यूटर अकेडमी का काम सिखाया, चीज़ें करी. तो हियर स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस. फेल तो बहुत हुए पीछे 2-3 और, मगर ये है कि ट्यूटर अकेडमी मेरी चलना शुरू हुई. तो उसमें एक मॉडल होता है कि आप ट्यूशन्स प्रोवाइड करो और आपको जो है ना पहले महीने की हाफ फीस एक ट्यूटर ने आपको देनी होती है. ओके. तो उससे एक साइड इनकम शुरू हुई. और मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, तो इधर से बेसिकली ये हुआ, मुझे एक आइडिया मिला कि मैं कराची के ऑलमोस्ट 500 to 1000 ट्यूटर्स को ऑन बोर्ड लाया और मैंने उनको ट्यूशन्स प्रोवाइड करना शुरू करी जो स्टूडेंट्स थे. तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे थे जो अपनी फ़ीस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हासिल कर रहे थे.
तो उनके लिए मैंने बोला, वो कहते थे यार ती कुछ बताओ क्या करें, तो मैंने यार ट्यूशन पढ़ाओ, बेस्ट है। बिकॉज एट अ टाइम जब मैं अपना ट्यूशन का करियर एंड करके इस IT इंडस्ट्री में मतलब जंप इन पूरा फुली कर रहा था, तो आई वॉज अर्निंग 1.75 लाख एट दैट टाइम। तो दैट वॉज बैक 3 or 4 years बैक। तो बैक इन 2000 आई गेस 19, यस, जब मैंने छोड़ा है तो यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर से पढ़ाना शुरू करा। और ऑलमोस्ट अभी मतलब जब मैंने पहली ट्यूशन पढ़ाई थी उस वक्त छोटी लेवल्स पर पढ़ा था। यूनिवर्सिटी में जब सेकेंड ईयर में पढ़ाना शुरू करा था तो उस वक्त मैं फिर OA लेवल्स को पढ़ाना शुरू हो गया था, बड़ी क्लासेस को। तो आप ये समझें कि ऑलमोस्ट 7 years मैंने टीचिंग की थी और 7 अकेडमी वाली रन की थी। तो इधर से एक साइड इनकम शुरू हुई और क्या कहते हैं, लोगों को एक रास्ता दिखाया कि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है, आप अभी से अर्न करना शुरू कर सकते हो, अपनी फीस अफोर्ड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप इस तरह से कमाना शुरू कर दो। तो जब मैंने लोगों को देना शुरू करा, पीपल वर ग्रेटफुल कि यार थैंक यू, तुमने ये दे दिया, बड़ा आसानी हो गई है। तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार ज़रूरी है लोगों के लिए ऐसी रिसोर्स बनना, और बहुत अच्छा है ऐसी रिसोर्स बनना कि आप किसी के काम आ सको। दो मैं बेनिफिट तो कमा रहा था, मगर मुझे ये हो रहा था कि यार मैं उसी पैसे को फिर मार्केटिंग में रोल करके मैं और ट्यूशंस क्रिएट कर रहा था। मतलब जो बेनिफिट था ना, मैंने उसको एक आइडिया रख लिया कि मैं ट्यूशन से खुद पढ़ा के कमा रहा हूँ, दैट इज़ फॉर माई ब्रेड एंड बटर। और जो मैं अकेडमी से कमा रहा हूँ, आई हैव टू रोल इट एंड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो उधर से मेरा पहला स्टेप शुरू हुआ अर्निंग का, प्रोफेशनलिज्म। तो उसमें लीड्स लाने का क्या प्रोसेस था? वो जो पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं उस तरीके से? सोशल मीडिया मार्केटिंग, अच्छा। PPC। और उधर से बेसिकली फर्स्ट टाइम क्राइटेरिया दिमाग में आया कि क्या करना है। तो मतलब मार्केटिंग का क्राइटेरिया आया उस वक्त, क्राइटेरिया समझ में आया, मगर ये आइडिया नहीं आया कि इसमें मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये PPC SMM से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में डिज़ाइन एजेंसी अपनी शुरू कर सकता हूँ। उस वक्त तक कोई ऐसा जहन नहीं था। मगर अकेडमी के लिए मैंने कैनवा सीखा, canva.com जो हमारा एक टूल है। तो उसमें मेरा डिज़ाइनिंग स्किल्स बड़ी अच्छी थी। तो कैनवा पे मैं अभी भी अपने UI UX डिज़ाइनर से अच्छा डिज़ाइन कर लेता हूँ चीज़ें। तो बाद में वो भी कहते हैं सर बहुत अच्छा बनाया है, किसने बनाया? मैं कहता हूँ मैंने बनाया। तो अगर वो कभी अवेलेबल नहीं होता, मैं खुद भी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करता हूँ। और वहीं से बेसिकली फिर मेरी डिज़ाइन एजेंसी का काम शुरू हुआ। सो इट स्टार्टेड एज अ डिज़ाइन एजेंसी। लोगो डिज़ाइन थे कौन से स्पेसिफिकली? एग्जैक्टली, लोगो डिज़ाइन। अच्छा। सो इसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी, उसको समराइज़ करूँगा कि ये स्टोरी शुरू इस तरह हुई कि हम लोगों ने जो है वो मतलब मैं पढ़ा रहा था ना, तो पढ़ा के इतना ज़्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया कि एक टाइम आया कि आप समझें कि क्योंकि बाइक पे जाना होता था, उस वक्त मैंने बाइक ली हुई थी, गाड़ी वगैरह तो थी नहीं। और बाइक लेने से भी पहले जब यूनिवर्सिटी आता था तो बस में आता था, तो पहली तो स्ट्रगल ये थी कि किसी तरह बाइक ले लें। और जब बाइक ले ली थी तो आसानी हो गई थी कि अब जितना चाहे जहाँ चाहे जाके पढ़ाऊँ। तो इसलिए फुल पोटेंशियल पे आके पढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स मैंने ले ली थी, क्योंकि आई मेरे पास रही थी, जो मैं सेलेक्ट करता था वो मैं रख लिया करता था, जो मुझे नहीं पढ़ानी होती थी वो मैं आगे दे दिया करता था ट्यूटर अकेडमी के थ्रू। तो एक दफ़ा मैं ऐसी सिग्नल पे खड़ा हुआ था, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, तो गाड़ियों की हीट आ रही, हीट स्ट्रोक वाली गर्मी हो रही, और लिटरली मेरे पूरे हाथ जो ना जल रहे थे, मतलब बर्निंग फील हो रहा था। तो मैंने बोला यार अतीब कब तक पढ़ाओगे, इट्स बीन 7 years। और जिस तरह का मतलब पढ़ाई जा रही थी, हर सेमेस्टर में 5 पास 2 फेल। तो मैंने बोला ये तो डिग्री भी जा रही है 1-2 साल लेट। तो मैंने बोला तो डिग्री के हिसाब से तो जॉब नहीं मिलती नज़र आ रही, मगर कुछ तो करो कि यार इस फेज से निकलना भी तो है, कब तक टीचिंग करेंगे। अच्छा, आई वॉज टेकिंग टीचिंग माई प्रोफेशनल कैरियर, एज अ प्रोफेशनल कैरियर। मैंने बोला मैं जो हूँ वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, मतलब मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं डेमो के लिए जाता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह 95% सेलेक्टिव हूँ हमेशा, कभी भी रिजेक्शन फेस नहीं हुई। एक दफ़ा रिजेक्शन फेस हुई तो वो भी आई रियलाइज्ड कि ये जो एक गुरूर तकब्बुर आ जाता है ना इंसान में कि मैं तो जनाब चीता, सही है ना, मुझे तो रिजेक्ट किया ही नहीं आज तक। तो अल्लाह ताला ने दिखाया तुम भी हो सकते हो। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा और वो मुझसे गलत हो गया रिजल्ट, तो वो भी डेमो क्लास में, जबकि मैं डेमो ऐसा देता था कि बच्चा कहता था इन्हीं से पढ़ना है, और जितने टीचर्स आए सबसे अच्छे ये थे समझाने में और पढ़ाने में। तो वो एक ही ट्यूशन मुझे याद है जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, हर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो खैर इस तरह से मैं फुल पोटेंशियल पे आ गया था पढ़ाने पे। तो मेरा निकलना है, अब इससे निकलने के लिए क्या करना है, तो फिर उस पर सोचना शुरू करा। क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स कर रहा था तो मेरा जहन गया IoT डिवाइसेस बनाने पे, ऐप कंट्रोल डिवाइसेस। तो मैं बनाता हूँ और मैं इसको मार्केट करता हूँ, स्विच बोर्ड्स जो ऐप कंट्रोल्ड होते हैं, चीज़ें होती हैं।
तो मैंने उस पर अपने 2-3 दोस्तों को बुलाया अपने बैच के, मैंने यार काम शुरू करना है इस तरह से, एंड आई वांटेड टू नेम इट एज ह्यूमन टेक, द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ ईजियर। ओके, ठीक है, तो हियर इज़ द पॉइंट जब ह्यूमन टेक का नाम जहन में आया और बनाया। तो जब सर्च किया तो ह्यूमन टेक अवेलेबल था कहीं किसी कंपनी में, कहीं बाहर कोई जापानीज़ या कोई कंपनी थी जो कि बंद हुई हुई थी, कोई काम भी नहीं करती थी, और उसका नाम वहाँ पे था HUMANTECH, ह्यूमन टेक। तो हम पाकिस्तानी, हमने बोला अगर नाम ले लिया तो हमें तो यही रखना है, तो आई स्पेल्ड माई कंपनी एज HUMANTEK। ठीक है, स्लैंग मैंने उसमें कर लिया और मैंने ह्यूमन टेक नाम रख लिया, काम करना शुरू करा। सो एंड दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज पोस्ट आई थिंक थोड़ा पहले, अच्छा, मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। तो मैं अपने अब्बू के पास गया, मैंने अब्बू ये जो घर का आपका ड्राइंग रूम है ये ख़त्म होने वाला है। अच्छा, कहने लगे क्यों? मैं ऑफिस बनाना चाह रहा हूँ। कहने लगे गो ऑन। माशाल्लाह अब्बू ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर आइडिया पे, और उसकी वजह से ना मेरे अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहा है। पीछे से ये नहीं था ना कि ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, क्या कर रहे हो, रिसोर्स वेस्ट कर दोगे। मैं बोला हाँ करो। तो माई फादर वॉज वेरी विजनरी, अभी भी कहीं फंसता हूँ तो उनसे जाके मशवरा करता हूँ, बताएं क्या करना है। तो कहते हैं ना इस्लाम में दीन भी ये सिखाता है कि मशवरे करो। हाँ। आपको मशवरे से जो है ना अमरुहुम शूरा बैनहुम। बिल्कुल। तो अब्बू ने बोला खोलो बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने ड्राइंग रूम का सामान अरेंज करा, कुछ निकाला, कुछ अंदर ही अरेंज करा, और मैं सामान लाया और मैंने वहाँ पे 4 टेबलें लगाई, एक अपनी टेबल लगाया, मैंने काम शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ। फिर मैं क्या करता था, अपने पूरे महीने जितना भी अर्न करता था वो उनकी सैलरी जो कि बहुत ही मिनिमम होती थी, तो मैंने उसमें उनको देना शुरू कर दी। जो वहाँ से अर्न करता था यहाँ पे देता था कि कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद मैच्योर हो जाएगा। बट ओवर द टाइम व्हाट आई रियलाइज्ड कि मैं चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक डिवाइस जो मैं 2000 रुपये की बना रहा हूँ, चाइना वो 1000 में दे देगा। उसके बाद रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है, और उनकी जो इंडस्ट्री है वो मतलब कहीं पे भी रेट में बहुत सस्ती निकाल देगी। मैं जितने भी हासिल कर लूँ मैं उतनी रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर सकता। तो चाइना से मैंने बोला कि मैं जो है ना प्राइसिंग कम नहीं दे सकता। तो अब जब ये हुआ, इसी टाइम में मेरे पास सारी रिसोर्सेज तो अवेलेबल थी, मैं उसकी वेबसाइट भी बनवा रहा था, मैं उसकी चीज़ें भी कर रहा था, मतलब ह्यूमन टेक के लिए। तो एक मेरे पास दोस्त आया, उसने मुझे बोला यार मुझे वेबसाइट बनवानी है। तो मैंने उसको बोला अगर तुम्हें वेबसाइट बनवानी है तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? मतलब मेरे पास डेवलपर बैठा हुआ है, मैं अपनी वेबसाइट बनवा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी बनवा दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो उसने बोला पैसे? बोला नहीं पैसे क्या, कोई बात नहीं, मैं अपनी बनवा रहा हूँ, तुम्हारी भी बनवा दूंगा, बस तुम बनवा लो। उसकी मैंने वेबसाइट बनवाई और वो चला गया। एकदम मेरे जहन में आया, मैंने अगर ये काम नहीं चल रहा तो मैंने ये वेबसाइट भी तो बेच सकता हूँ इन्हीं डेवलपर्स के थ्रू। तो मैंने ये भी आइडिया अच्छा है। फिर इतने टाइम में एक मेरा दोस्त आया, उसने बोला मुझे अपनी सोशल मीडिया मैनेज करवानी है, जानने वाला। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा एक लड़का सोशल मीडिया भी देख रहा है बैठ के मेरी कंपनी का, तो मैं उसी से ही सोशल मीडिया भी करवा लेता हूँ। डिज़ाइनिंग मुझे खुद आती है, कोई मसला हुआ तो मैं डिज़ाइनिंग खुद कर दूंगा, उसको डिज़ाइनर हायर नहीं था। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम द आइडिया पिच्ड इन कि मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज, वेबसाइट की सर्विसेज या कंप्यूटर वाली सर्विसेज दे सकता हूँ। तो जब प्रोडक्ट पे मसला आना शुरू हुआ तो आई रियलाइज्ड कि यार एक चीज़ तो बहुत अच्छी है इसमें कि इस चीज़ में काम आना कंप्यूटर पे है, बनना कंप्यूटर पे है, डिलीवर कंप्यूटर पे होना है, और वारंटी भी क्लेम कंप्यूटर पे ही होनी है। कोई मसला आया तो वहीं ठीक हो जाएगी। तो इधर तो मैंने चाइना को छोड़ दिया पीछे। सही है, अब मैं कहीं नहीं फंस रहा चाइना के थ्रू या प्राइसिंग में, और प्राइसिंग में जितनी चाहे लो कर लूँ अपने कस्टमर के लिए। तो मैंने बोला अतीब ये वाला आइडिया ज़रा अच्छा है, इसको मूव कर जाते हैं, क्योंकि मैं उधर सब कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत रिसोर्स आ चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने में जितने मेरे यूनिवर्सिटी के मेट थे सब इधर उधर कहीं और जॉब पे लग गया, कोई जो लोग हायर करे थे वो छोड़ के चले गए, इनका तो कुछ नहीं चलना, मामला नहीं बनना। तो तकरीबन आप समझें कि 100% ही सब चले गए, सिर्फ एक लड़का मेरे पास बाकी था। अच्छा, ठीक है ना। तो उसको मैं आज भी एडमायर करता हूँ, मगर उसको शौक़ था कि मैंने करना जो है ना वो मैकेनिकल साइड पे ही काम है, तो वो माशाल्लाह जॉब भी वहीं कर रहे हैं। तो वो मेरे पास थे, तो उस वक्त मैंने फिर शुरू कर दिया। तो मैं रात में बैठा हुआ स्ट्रगल ही कर रहा था, मैं मीटअप्स कर रहा था लोगों से, मुझे कुछ बताओ किस तरह से काम आ सकता है, क्या आ सकता है। उन्होंने मुझे कुछ रिसोर्सेज बताई कि किस तरह से आ सकता है सोशल मीडिया पे काम। मैं एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। रात के 3 या 4 बजे एक क्लाइंट मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मुझे एक लोगो चाहिए जिसके अंदर मुझे नीड फॉर स्पीड की गाड़ी चाहिए
अब माइंडक्राफ्ट का करेक्टर चाहिए, तो मैं बना दूंगा। मैंने कैनवा खोला और मैंने फटाफट वो बनाया और मैंने उसको सेंड कर दिया। उसने बोला इट्स डोप, अमेजिंग। मैंने बोला थैंक यू। मतलब वाह, पैसे। You didn't use any illustrator, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर just नहीं, use फोटोशॉप Canva. नहीं, या ओनली कैनवा। तो मैंने उसको बना के दिया, उसको बहुत पसंद आया। उसने बोला ओके सेंड मी द फाइल्स। मैंने बोला ओके श्योर। मैंने फाइल सेंड कर दी। उस वक्त तो ये भी नहीं था कि पैसे देगा नहीं देगा। मैंने उसको काम, एक बंदा काम लेकर तो आया, उसको पसंद तो आया। तो मैंने उसको बोला, उसने बोला हाउ मच डू आई हैव टू पे यू। मैंने बोला $80 साउंड्स गुड टू यू। उसने बोला या ग्रेट। अब आपको पता है कोई आसानी से पैसे मान जाए, पाकिस्तानी दिमाग फ़ौरन बोलता है कम बोल दिए। मैंने बोला कम तो नहीं बोल दिए पैसे। फिर मैंने बोला खैर है, जो आ रहे हैं वो तो सही। फिर मैंने $80, अब उसने बोला सेंड मी योर कैश ऐप, वेनमो, पेपैल और एनी अदर अकाउंट। मैंने ना कैश ऐप है, ना वेनमो है, ना पेपैल है। तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं है। फिर मेरी एक कज़न होती थी अमेरिका में, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला, उनके हस्बैंड ने बोला मेरे अकाउंट में भिजवा दो। मैंने उनके अकाउंट में पैसे भिजवा दिए, उन्होंने वो पाकिस्तान भेज दिए। एट दैट टाइम जो कन्वर्जन हुई, मुझे याद नहीं पड़ा डॉलर का क्या रेट था, बट $80 मेरे ख्याल से कुछ, वो भी याद नहीं है। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में और 4th ईयर में ही। तो अगर 15 की इंडक्शन इनरोलमेंट थी मेरी, तो 2019 की बात है, तकरीबन 100 के आसपास होगा। बिल्कुल। तो मतलब मुझे $80 के ऊपर 11,000 रुपये कुछ मिले थे। 120 का डॉलर होगा आई गेस, या 130 का। तो 11,000 रुपये मुझे आए। तो उस वक्त मैंने कैलकुलेशन की, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, तो अतीब हिलाल तुम जो है वो 3 दिन हफ्ते में पढ़ाते हो, 1-1 घंटा पढ़ाते हो, और तुम महीने में पूरे 12 दिन जाके टोटल 12 क्लासेस के 11,000-12,000 रुपये लेते हो, और इधर तुमने 1 घंटे में लोगो बना के 11-12,000 कमा लिए। तो मैंने बोला वेयर एम आई वेस्टिंग माई टाइम। तो मैंने बोला आई शुड गो फॉर दिस आइडिया। मैंने ये काम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और डॉलर्स में मैंने कमाया। अब मैं इतना खुश कि 9 महीने से मैं बैठा हुआ था, कुछ काम आ नहीं रहा था। मैं चाहता था ऑफिस में कोई काम करूँ और मैं इस स्ट्रगल से निकलूँ। इवन मेरी अम्मी ने भी, जो मैं आपको बात बता रहा था, अम्मी ने मेरा हाथ देखा तो ये पूरा जो है ना जल रहा था, और जैसे कहते हैं ना ब्लैक पूरी एक लेयर आ गई होती है ना जली हुई। तो अम्मी बोला बेटा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो जब अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, और तुम इकलौते हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अम्मी मुझे मज़ा आता है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा वक्त पूरा कंज्यूम रहे, और मज़ा आएगा जब इंसान की कोई अचीवमेंट होती है ना, उसको बताने में कि मैं इस तरह स्ट्रगल करता हुआ आया हूँ। तो अम्मी ने चलो मेहनत करो, अल्लाह तो तुम्हें कामयाब करे। तो ये माँ की दुआएं होती हैं, माँ बाप की। वैसे आप जितना भी मेहनत कर लो, अगर अपने माँ बाप की दुआएं नहीं ली हुई, कि उनको नाराज़ करके आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो वो सारी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। और इसमें माँ बाप को भी मतलब एक ये है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो इनिशियल ईयर्स में ना, उनको दुआएं दो। अगर आपको लग भी रहा है ना कोई आइडिया काम नहीं करेगा, उनके लिए दुआ करो कि उस तरफ उसका रुख बदल जाए। मतलब मैं भी बेसिकली एक IoT कंपनी बनाने गया था, और मेरी जो आप कह लें रास्ता था वो बदल दिया अल्लाह ताला ने, शायद माँ बाप की दुआओं की वजह से, और मैं इस तरफ आ गया। मैंने डिज़ाइन उसको डिलीवर करा, और मैंने बोला यार मैंने 11-12 हज़ार रुपये 1 घंटे में कमा लिए। मैं बहुत खुश, मैं भागता हुआ गया। मैंने बोला मैं अम्मी अब्बू को उठाऊँ और बताऊँ कि आफ्टर 9 मंथ्स मैंने एक सेल्स क्लोज करी है, और मैंने उसमें 1 घंटे में 11-12 हज़ार रुपये कमाए। मगर मैंने बोला मैं उठाऊँगा ना, तो अब्बू ने मुझे ये बोलना है कि पहले ही तुम 2.25 लाख रुपये तो ट्यूशन से कमाते हो, तो 11,000 कमा के तुमने मुझे नींद से क्यों उठाया है? ठीक है, तो ऑलरेडी मेरी इनकम से सेटिस्फाइड था। वो कहते जो कर रहा है मेहनत करता है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने नहीं बताया। फिर मैंने अगले दिन जब उठे मैंने बताया, तो अब बोला वाह वेरी गुड यार, मतलब कुछ हुआ, प्रोग्रेस नज़र आई। तो फिर मैंने अपने अकेडमी पे एक बंदा रखा हुआ था, जो बेसिकली मेरे अकेडमी के सारे मैटर्स को, और कह लें आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह करता था, सारी कस्टमर और क्लाइंट की। तो उनको मैंने बोला कि आप अपनी कंपनी को छोड़ें और मेरे पास आ जाएं, मुझे काम समझ में आया और इसमें हम करते हैं काम। तो ज़ाहिर है उनकी एक स्टेबल इनकम थी उधर से, उसको छोड़ के यहाँ पे आना पॉसिबल। मैंने आप पार्ट टाइम कर लें मेरे पास। तो मैंने आपको मैं अकेडमी के लिए तो पे कर रहा हूँ पार्ट टाइम, आप इसके लिए भी अलग से पे कर दूँगा, आप आके शुरू करें। तो वो पहले बंदे आए और हमने काम शुरू करा। मेरे यूनिवर्सिटी का एक दोस्त था, उसको डिज़ाइनिंग आती थी, इलस्ट्रेटर आता था, तो जहाँ कैनवा पे मैं लैक करता था ना, तो वो डिज़ाइनिंग पे वहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लिया करता था। तो मैंने उसको करना शुरू करा। वो डिज़ाइनिंग मतलब मैं पूरा बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ, आउटलाइंस बना रहा हूँ कैनवा के ऊपर, जहाँ इलस्ट्रेटर इन्वॉल्व हो रहा है ना, वहाँ मैं उसको करता था। रात में बैठ के मैं सेल्स भी मारता था, दिन में डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर लिया करता था। और सेल्स कहाँ से आ रही थी? सेल्स सारी मैंने जनरेट करना शुरू करी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मतलब उस वक्त जो है ना ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह में बहुत काम होता था। तो क्या कहते हैं, वहाँ से मैंने पहले सेल्स जनरेट करी।
जब मुझे आइडियोलॉजी समझ में आ गई तो मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मेरे पास वही दिमाग में आया कि अगर मैं इसमें एक बंदा मैं यहाँ पे एक कमीशन सेट कर रहा हूँ और एक बच्चा जो है या एक लड़का जो है वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहा है, देन अगेन मैं एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो मैं लगती यही विजन रखते हैं इधर, क्योंकि मुझे कभी भी फाइनेंशियल ये नहीं आया जहन में कि मुझे ना स्ट्रगल करनी है ये चीज़ लेने के लिए। शौक़ तो हर इंसान को होता है, गाड़ी का, मोबाइल का, चीज़ों का, मगर मेरी कभी भी स्ट्रगल और हासिल ना इस चीज़ के लिए नहीं थी कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो मैं जनाब इसके लिए स्ट्रगल करूँगा। मेरा हमेशा से कोर एम ना टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट रहा है। तो मेरी कंपनी का स्लोगन भी यही रहा कि जो है ना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान या नो मोर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैंने अपना फेसबुक के पेज का कवर भी लगाया हुआ था कंपनी का। तो मैंने उनको भी बोला, अपने साथ जो कोलीग्स थे, मैंने देखो मुझे ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, गुड कॉज के लिए काम करना है। उस वक्त आ चुका था तो का पीक था, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैं अगर ये मेरी आइडियोलॉजी समझ में आती है, मैं चाहता हूँ इसमें और ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में लेकर आऊँ और जो है ना उनको जॉब पे लगाऊँ। उन्होंने मेरा साथ दिया एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज जब हम बात करते हैं ना और एक सेशन में बैठते हैं, अभी जो डिस्कशन हो रहा है, तो हर चीज़ में ना CEO एडमायर हो जाता है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के नाम मेंशन करूँ, मगर इस वक्त मेरी 350 लोगों की टीम है, तो अगर मैं 10 के करता हूँ तो अगला 10 नाराज़ हो जाएगा कि यार मेरी नहीं करी। तो मैं उन 350 लोगों को मतलब एडमायर करता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर मैं इस पॉडकास्ट में आके बैठा हुआ हूँ, मैं जो है वो क्या कहते हैं कंपनी लीड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो उनकी वजह से है। अकेला ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो और एक इंसान में जो है ना एक फितरत है, कहते हैं ना कि दीन में भी रियाकारी का मना करा है। तो रियाकारी है क्या? बंदा कहता है मैं बहुत चीता, मैंने तो जनाब 350 एम्प्लॉई खड़ा कर दिया, मैंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया और मैं तो अब ये करने चाह रहा हूँ। तो बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट टीम। तो इट इज़ ओनली द टीम हु इज़ वर्किंग, और मैं तो सिर्फ ऑर्डर देता हूँ, एग्जीक्यूशन तो उनके पास है। ठीक है ना, मैंने तो एक आइडिया इम्प्लीमेंट करा कि मुझे अब इस तरह से करना है, तो वो आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस के लिए आइडियाज़ लेकर आते हैं, मतलब कि किस तरह से आइडिया को जो है वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल बनाना है, वो आइडियाज़ लेकर आते हैं और मैं अप्रूव करता हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो उनकी असल स्ट्रगल है। तो इस तरह से 1 आया, 5 आया, 10 आए। तो मेरी जो ड्राइंग रूम की कैपेसिटी थी दैट एंडेड ऑन 15 और 20। तो मतलब एक साइड पे सोफे रखे थे वो हटा दिए, फिर वो हम बिल्कुल पाकिस्तानी टिपिकल्स हैं, 4 फीट की टेबल 3 फीट पे ले आओ और छोटी कर दो, ठीक है ना, सीट छोटी वाली ख़रीदना ताकि जो है ना ज़्यादा लोग आ जाएं। तो हमने पूरा अकोमोडेट करा और हमने तकरीबन 20 लोग कर दिए। और एंड में ना हम वैसे तो मैं पतला ही था, मगर जो बेचारे हमारे पास मोटे थे वो सांस खींच के ना ऑफिस से बाहर निकलते थे कि जनाब निकलना है। तो ऐसे हम लोग जो है ना समझ में आया। फिर हमने एक ऑफिस लिया दैट वाज नियर माय होम। उसमें 80 लोगों की मैंने कैपेसिटी बनाई और मैंने अपनी टीम को बोला यार 80 लोग हमें करने हैं, अब बताओ इसके लिए क्या करना है, किस तरह से। हमने वो ऑफिस पूरा बनाया, उसकी इनॉग्रेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 महीने में ही हमारे पास 80 लोग हो गए थे। अच्छा। और हमारा वो पैक हो गया, मतलब उधर सारे इशूज़ आना शुरू हो गए कि यहाँ पे जो है वो टॉयलेट्स कम है, यहाँ पे जो है वो सीट्स कम पड़ रही हैं, तो वहाँ पे मीटर जो है वो सिंगल फेस है, 3 फेस होना चाहिए, कभी से रियलाइज़ ही नहीं किया था। तो जनाब मीटर भी जल गया, इतना कंप्यूटर्स का और उसका लोड हो गया, AC का। तो फिर हमने स्विच करा। फिर हमने एक ऑफिस देखा जो अभी इस वक्त हमारा हेड ऑफिस है मेन। तो दैट इज़ ऑन 1000 yards, 2 फ्लोर्स हैं उस पर, मतलब ग्राउंड +1। और उधर हमने अकोमोडेशन बनाई ऑलमोस्ट 250 पीपल एट अ टाइम। तो उसमें ऑलमोस्ट 500 की अकोमोडेशन हो जाती है डे नाइट में, बिल्कुल डे और नाइट मिला के। तो हम लोगों ने बोला इसमें, अच्छा जब मैं गया उनसे लेने तो मैंने उनको बोला मुझे तो सिंगल फ्लोर चाहिए। उन्होंने बोला जी नहीं, हम तो ये देंगे ऊपर नीचे देंगे। मैं बोला भैया आप ऊपर किसी और को देते, नीचे मुझे देते, मेरा इतनी रेंट की अफोर्डेबिलिटी और चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी जगह, मतलब एक 500 गज के घर से मैं जो है 1000 गज का डबल स्टोरी ले रहा हूँ और मेरे पास स्टाफ 80 का है जो कि सिंगल स्टोरी पे आधे जगह पे आ जाएगा। तो मतलब मैं उतना बड़ा क्या करूँगा, मगर जगह अच्छी थी, मेरे घर से करीब थी, लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने मतलब दिया वो। तो मैंने उससे बोला मैं 5 साल का एग्रीमेंट करूँगा, मुझे 5-10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। उन्होंने बोला हमने ये जगह ली भी इसलिए है, आप अपने पास ही रखो, कोई मसला नहीं है। अच्छा वो जगह की कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि वो जो जगह ली हुई थी वो गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन के लिए ली हुई थी, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बन रहा था। तो उधर ग्रीन लाइन के सारे ऑफिशियल्स रहते थे। अच्छा। तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जब प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हुआ है तो वो गए, तो वो जगह फिर मैंने उसको ऑप्ट किया। तो मैंने उसको फिर रेनोवेट करवाया, बनवाया। उस टाइम पे मैं हज पे चला गया, तो मैंने ऑफिस रुकवाया, नियत हुई हज की। तो मैंने बोला मैं हज करके आऊँगा ऑफिस वगैरह, क्योंकि मेरे सामने मैं एक किताब पढ़ा था हकीकी कामयाबी।
मैं एतकाफ़ में माशाल्लाह 8-9 साल से बैठता आ रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। उस एतकाफ़ में ही किताब आई मेरे हाथ में, उसमें जो है ना बहुत प्रिसाइज लिखा हुआ था हर कंटेंट। मतलब अगर नमाज का टॉपिक है तो सिर्फ आपको 5 लाइनें लिखेगा, बहुत डिटेल नहीं, तो उस 5 लाइनों में आपको नमाज पे लगा देगी वो किताब। तो ऐसे थी वो किताब। अच्छा। तो हज का जब टॉपिक आया तो अभी मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा ना कि आपने हज क्यों नहीं करा, तो लोग कहेंगे मैं घर बना रहा था, मैं तो प्लॉट ख़रीद रहा था, तो मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी थी, तो मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना था। तो अल्लाह ताला ऐसे मामलात रहे कि बनी नहीं। मगर द ट्रुथ इज़ जिस टाइम आपके पास इतना पैसा हो गया कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हज के बराबर है, तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे और लोग ये रीज़न देंगे ना, तो अल्लाह ताला कहेंगे अब तो ईमान के साथ जाओ, ईमान के बगैर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाहु अकबर। सही है, क्योंकि तुमने हज नहीं करा, तुमने प्रायोरिटी दुनिया को दी, दुनियावी काम को दी। शादी तो सस्ते में भी हो सकती है, बच्चे को बाहर बाद में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग प्रायोरिटी असल में दुनियावी चीज़ को देते हैं। तो ऐसा लग रहा था सब मुझे हिट कर रहा है, कारोबार बना रहा हूँ मैं तो सही है ना, और क्या कहते हैं गाड़ी भी ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, हर चीज़ प्लान कर रहा हूँ और सब दुनियावी रिलेटेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसी वक्त अब्बू ज़ोहर की नमाज़ में मुझसे मिल के गए, असर की नमाज़ में आए। मी एंड माई फादर आर वेरी गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह, हर चीज़ डिस्कस करते हैं, बहुत दोस्ती है। और कई लोग कहते हैं कि हम रश करते हैं, जिस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग है कि हमारी भी ऐसी बॉन्डिंग हो। तो ज़ोहर में मिल के गए। अच्छा, मेरे अब्बू की सोच और मेरी सोच में बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि मेरे अब्बू जॉब करते हैं और मैं एंटरप्रेन्योर जहन का, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हूँ, और मेरे अब्बू जो हैं बहुत कैलकुलेटेड हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं मेरे फैसलों से, कहते हैं यार अभी तुम दोपहर में तुमने ये करा, रात में तुमने ये कर दिया, और सुबह कुछ और ही हुआ होता है। और मैं ना इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्दी करता हूँ, मतलब अगर आज सोचा है ना तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, 2 घंटे के अंदर मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाऊँगा कि किस तरह से अब करना है, ठीक है ना। सोचना और लेट करना मेरे अंदर नहीं है। तो ज़ोहर में अब्बू मिले, तो मैं अब्बू को बोला अब्बू समझ में नहीं आ रहा ऑफिस बनाएंगे किस तरह, इतना बड़ा ले लिया है, डिपॉजिट भी उनको देने के पैसे नहीं है। जब मैं ऑफिस की डील करने बैठा तो ये ओनर बैठे हुए था और ये मैं बैठा हुआ था। तो मैंने ओनर को बोला मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपकी जगह जो मैं लेने जा रहा हूँ उसका रेंट ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ है, और उसका डिपॉजिट जो ऑलमोस्ट 16 लाख रुपीज़ है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपने अपने लिए खुद दुआ करनी है। ही वॉज लुकिंग एट माई फेस कि यार मतलब जगह लेने आया है, क्या करने आया है। और मैंने बोला मैंने ज़िंदगी में हमेशा फ़ैसले ऐसे ही करें। तो मैं मुझे पता है अल्लाह ताला ये करवा रहा है, तो मैं लोगों के लिए एम कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह ताला ही करवाएगा। तो वो आया, उन्होंने मेरा ऑफिस वगैरह देखा, उन्होंने बोला ठीक है तुम करो। तो मैंने क्या करोगे, किस तरह करोगे। मतलब मैं आपको 1 महीने का रेंट, 1 महीने का डिपॉजिट दूंगा, दैट इज़ द बेस्ट आई कैन डू। और मैं कि जो अच्छा, मैं जगह देख के एतकाफ़ में बैठ गया था। अभी मैंने डन नहीं करा था, मैंने एतकाफ़ से उठ के डन करना था, और मैं अब्बू से ज़ोहर के ये बात कर रहा था, उसके पैसों का इंतजाम किस तरह करूँ, क्या करूँ। असर में अब्बू को मैंने बोला मैं हज पे जा रहा हूँ। अब्बू ने बोला अभी वहाँ पे पैसे होए नहीं है, जगह तुम्हें लेनी है, वो जगह तुम्हें खाली करनी है, सही है, तुम यहाँ पे बैठ गए हो कि हज पे जाना है। अच्छा, हज की कॉस्ट मैंने पूछी। अच्छा, जब मैंने इरादा किया, मैंने अपने फ़ौरन कॉल की ऑफिस में अरसलान भाई को। उनका पहले बैकग्राउंड रह चुका है इसी में, ट्रैवल एजेंसीज़ में उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने बोला कि अतीब भाई गवर्नमेंट का 8 लाख रुपए तक का हो रहा है, और ये रिसोर्स मतलब चीज़ें चाहिए आपकी तरफ से ना। तो वो सारी चीज़ें मेरी अप टू डेट, मतलब पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वही है, वैक्सीन जो चाहिए वही वैक्सीन लगी हुई है। मुझे ऐसा लगा सब तो तैयार है, तो मैं ऑल आई हैव टू डू इज टू अरेंज मनी, तो लेट्स गो फॉर इट। तो अब वही 1 लाख रख के मैं कह रहा हूँ मैं हज पे भी जाऊँगा। और आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म हुए हैं तो आपके पास 1.5 महीना है मुश्किल से सब चीज़ें अरेंज करने के लिए। तो मैंने अब्बू असर में मैं हज पे जा रहा हूँ। अब्बू ने बोला भाई एक डिसीजन ले लो, ऑफिस बनाना है, हज पे जाना है। मैं हज पे तो जाना है। अब जब मैं नेगोशिएशन पे गया ऑफिस की, तो मैंने उनको बोला मेरे पास कुछ पैसे। अच्छा, जब मैं हज से एतकाफ़ से उठ रहा था ना, टिल दैट टाइम मेरी टीम ने ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए अरेंज कर दिए थे मुझे। अच्छा, मतलब मेरे एतकाफ़ में उठने से पहले भाई मैंने फ़ैसला किया था 3-4 दिन में या चौथे दिन पे एतकाफ़ के, तो 10वें दिन से पहले मेरे पास 6-7 लाख रुपए हो गए। तो मतलब 8 लाख का हज हो रहा था उसको गवर्नमेंट का, तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद मैं डील करने बैठ रहा था, तो मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं, मैं 1 लाख रुपए रख के बैठ के आपसे डील कर रहा हूँ जगह लेने की। मैंने बोला मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, मैं आपको दे भी सकता हूँ 7 या 8 लाख रुपए, मगर मैं दूंगा नहीं, मैं उससे हज करूँगा। और मैं आपका घर भी लूँगा ऑफिस के लिए, और उसके लिए आपने खुद दुआ करनी है। अब वो ना मुझे देख रहे हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं, यार ये क्या फैसला, मतलब क्या बंदा आके बैठ गया है सामने, क्या किस तरह परसू करना है। मतलब 1 महीने का रेंट, 1 महीने का डिपॉजिट मैं आपको दूंगा, उस तरह काम शुरू करता हूँ, मैं साथ रेनोवेशन शुरू करा दूंगा। उन्होंने बोला डन।
मैंने एतकाफ़ मैं उधर निकल गया, मैंने नीचे के 2 कमरे रेडी करवाए, मैंने पूरा ऑफिस शिफ्ट करा 2-3 कमरों में और मैं निकल गया बाकी पूरा ऑफिस छोड़ के। मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट 22 रूम्स होंगे, तो हाँ। मतलब ज़ाहिर है उसमें 500 की आप अकोमोडेशन कर रहे हो, तो 22 दिन में 22 रात में, तो इस तरह से ऑलमोस्ट 44 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, 44 मैनेजर्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं। तो हज पे गया, हज में मैंने दुआएं मांगी अल्लाह ताला से, मैंने अल्लाह ताला सब पूरा हो, जो मेरा विजन है वो पूरा हो। तो मैं वापस आया उसके बाद हज करके अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे खुल के मांगा सब चीज़ें। जब कराची आया, अल्लाह ताला ने पूरा ऑफिस बनवाया, सिंगल फ्लोर सोचा था किस तरह बनवाऊँ, सिंगल फ्लोर नहीं दूसरा फ्लोर भी पूरा रेडी हो गया। हम लोगों ने दूसरे साल एम करा कि हम ऑलमोस्ट 200 लोगों पे चले जाएंगे उनकी अकोमोडेशन। जब हम अकोमोडेशन की बात करते हैं ना, तो उनका पीसी, उनकी सीट, उनकी टेबल, उनके लिए जिस जगह वो बैठेंगे एसी, उनका मैनेजर, उनका एएम, हर चीज़ शॉर्टलिस्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब हम बोलने के लिए बहुत आसान है, एम्प्लॉय हायर कर लिया, उसकी मैनेजमेंट देखना, उसको सुपरवाइज़ करवाना, उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना। अगर मैं एक एनिमेशन की पीसीस की बात करूँ तो आप 12th जनरेशन Core i7 Core i9 लेने जाएँ और आप उसके अंदर 3070 Ti कार्ड लगाएं तो ये ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की बिल्ड आपको पड़ गई, 3.5-4 लाख रुपए की। तो एक बंदे की अकोमोडेशन के लिए आपको 3.5-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अगर आप सेल्स पे भी आ जाएं, आपको 50,000 रुपये 60,000 रुपये का लैपटॉप लेना है, तो देन अगेन आपको ऑलमोस्ट लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी है सीट और टेबल मिला के। तो जब 200 का टारगेट किया, तो 200 का टारगेट का मतलब ये नहीं है अगर मैं एक सेल्स की प्रोफाइल के हिसाब से छोटा सा चैट बेस का बच्चा बिठाने जाऊँ या कोई एक सोशल मीडिया का बंदा बिठाने जाऊँ लैपटॉप के ऊपर, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए की रखनी है। तो 200 बंदों के लिए 2 करोड़ रुपए अरेंज करने एट द मिनिमम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव टू डू, दैट आई हैव डन फॉर द डिज़ाइन एंड एनिमेशन स्टूडियोज़। इस वक्त 3 मेरे पास स्टूडियोज़ हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर स्टूडियो में 15 से 20 की टीम काम कर रही है। तो 2 करोड़ रुपए तो मैं आपसे 200 लोगों की बात कर रहा हूँ एट द मिनिमम। तो ज़ाहिर है 3-4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे। तो 200 लोगों का मैंने एम बनाया, मैंने जनाब अतीब 200 लोगों के लिए सिस्टम करो। अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने साथ दिया, मिल के माशाल्लाह से 200 लोग अचीव हो गए। फिर हमने तीसरा साल आया, तीसरे साल पे मैंने एम करा कि ऑलमोस्ट मैंने 450 लोग करने हैं। मेरी पूरी टीम ने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। 200 से 450 लोगों पे आना था, हमने शुरू करा। ये साल मेरा बड़ा क्रूशल गुजरा। इस साल में समझ में आया कि जब सब सही सही होता है तब तक तो सब अच्छा लग रहा होता है, जब सही नहीं होता किस तरह चलना है। जब इनकम आ रही है तब तो आप हर चीज़ प्लान कर लोगे, जब इनकम नहीं आ रही तब किस तरह प्लान करोगे। अच्छा, जब अच्छा अच्छा सब चल रहा है तो लोग आपके साथ हैं, जब अच्छा अच्छा नहीं चल रहा तब लोग साथ नहीं है तो क्या करना है। फिर इस सेगमेंट में मुझे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज फेस करनी पड़ी इस तीसरे साल में कि मतलब मेरी टीम में से लोगों ने प्लान करा कि हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो मतलब अगर वो मुझे डायरेक्टली बात करते तो मैं सपोर्ट करता, मगर मुझे आवाज़ ये आई कि वो उन्होंने जो है ना वो क्लाइंट्स टीम में से ही लोगों को बोला चलो यार तुम मेरे साथ काम करो, तुम मेरे साथ काम करो। और एक टीम बनाना आसान नहीं होता, मतलब आप ग्रूम करवाते हो, आप अपने रिसोर्स लगाते हो, जब परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी आप उसको बिठाते हो। तो हमारी एक अच्छी टीम बिल्ड हो गई थी जिसके ऊपर हम चढ़ के आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो ऑलमोस्ट जब हम लोगों ने थोड़ा सा स्क्रूटनी करा, चेक करा, तो पता चला मुझे 10 से 15 बंदों की मेन टीम फायर करनी पड़ी जो उस वक्त $15-20 जनरेट कर रहे थे। तो मुझे लोगों ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये $15-20 पाकिस्तानी जो है ना वो ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं, वो तो मजाक तो नहीं है। तो मैंने बोला ईमानदार बंदा होना बेहतर है, सही है ना कि वो आज वो 15 लोगों को इन्वॉल्व कर चुका है, कल को वो जो है वो 50 करके जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो अब कम कमा लो, सुकून से कमाओ, ठीक है ना। तो मेरा पैसा कभी अर्निंग मतलब पैसा कमाना मकसद नहीं था। तो जब हम लोगों ने फिर एक छोटा सा छापा मारा ऑफिस में, उसमें हम लोगों ने निकाला तो ऑलमोस्ट 15 लोग हम लोगों को फायर करने पड़े। फिर उसके बाद हमने मज़ीद हंट करा, तो हमें कुछ डिज़ाइन और एनिमेशन के जो हमारे वर्कर्स हैं, हमने अपने पॉलिसी में पहले ही लिखा हुआ है कि आपकी सेल्स से कोलैबोरेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको सिक्योर रखना होता है एनवायरनमेंट। तो उनकी कुछ की इन्वॉल्वमेंट मिली तो हमें उनको भी फायर करना पड़ा। तो उधर हमारा एक मेजर कह लें कि ड्रॉबैक आया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उससे अगले महीने हमने हाईएस्ट सेल क्लोज करी उनको निकालने के बाद। अच्छा। और फिर मैंने वो चीज़ प्रूव करी अपनी टीम को, मैंने देखा आप अपने जो है ना क्या कहते हैं उस पर फर्म रहो, अपने वैल्यूज़ पे रहो, ठीक है ना। कोई बंदा गलत कर रहा है तो अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ही डिसीजन लो। आपने ये नहीं करना ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्मर है तो आप उसका ख्याल कर लोगे। जो डिसीजन एक के लिए वो सबके लिए सेम है। तो मैं अपनी वैल्यूज़ को फोकस किया, अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि देखो अभी भी निकाल के दे रहा हूँ। और बहुत सारे मेजर लोग गए
तो दुख तो बहुत हुआ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। और आज भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अपना काम भी करते हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके काम में तरक्की दे, बहुत तरक्की दे, ठीक है। उन लोगों का बहुत 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 बड़ा साथ है, उनके बगैर मैं तक आ नहीं सकता था। तो मगर मेरी उनसे ख्वाहिश ये थी कि वो अगर मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं ना, सैलरी इशू है, चीज़ें इशू हैं, तो मैं वो रिजॉल्व करता। वो मुझे मुझसे बोलते तो बजाय ये डिसीजन लेने के कि हम अपना कोई साइड पे काम करके जो है ना वो करते हैं। हाँ, अगर वो मेरे पास इस तरह से आए भी लोग और इस तरह से आते हैं कि यार भाई हम अपना शुरू करना चाह रहे हैं और हम यही गोल को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, तो मैं उनको और सपोर्ट करता, मैं फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता, मैं उनको स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करता। और मैंने फिर किया भी। मेरे पास से 2-3 लड़के निकले, मैं उनको अप्रिशिएट करा, मैंने उनके लिए मतलब पोस्टर डाली अपनी सोशल मीडिया पे कि अपना काम शुरू कर रहा है। और मैंने उनके बाद आज भी जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, क्या मसला आ रहा है मुझे बताओ, मैं तुम लोग को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक ये बहुत गलत नॉर्म है कि हम समझते हैं अगर हमने अपनी सेल्स टेक्निक किसी को सिखा दिया, हमारा वर्कर अपना काम शुरू कर रहा है, तो हमारे काम पे इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। अल्लाह ने आपका नसीब अलग लिखा है, उसका नसीब अलग लिखा है। आप सपोर्ट करो, आप एम्पावर करो। आप छोटी सी मार्केट चले जाएँ, कोई भी एक मार्केट, आप देखें कपड़े वाला बैठा हुआ है तो लाइन से कपड़े वाले बैठे हुए हैं। एक मार्बल मार्केट है, टाइल मार्केट है, तो लाइन से टाइल मार्केट में सब बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबका घर चला रहा है, सबका घर चला, तो आपका क्यों नहीं चलाएगा? आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि आपने दूसरों को एम्पावर करना है। तो फिर मैंने उन लोगों को सपोर्ट करा जितना मैं कर सकता, जितनी उनको ज़रूरत थी और जितना उन्होंने बोला, हमेशा सबके लिए खड़ा रहा। तो इस तरह से एम्पावर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर 450 का गोल था। इस तरह के मतलब मल्टीपल और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो मैं आपको इधर कोट नहीं कर सकता, वो सारी फेस करनी पड़ी। तो मेजर लीडर्स कुछ उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं करना या उधर जा रहे हैं, उधर कर रहे हैं। तो उधर आके हम लोगों ने क्या कहते हैं, जो उस साल अचीव करा, जो हमारा पिछला साल था, तीसरा साल, हमने 300 लोग तक अचीव कर पाए। मतलब 100 लोग ही रिक्रूट हुए। हो सकता है 400 हुए हो, मगर उन 100 की रिटेंशन हम नहीं कर पाए। तो उधर मुझे रियलाइज़ हुआ रिटेंशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए अच्छा, हम लोग समझते हैं कि CEO ने जो डिसीजन लिया है या कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो तो मतलब पत्थर पे लकीर है। असल में जो उनका डिसीजन होना चाहिए एम्प्लॉइज़ के फेवर में। फिर मैंने फॉर्म्स लॉन्च करे, मैंने बोला यार बताओ मैं किस तरह चल रहा हूँ, अपने रिव्यू लिया मैंने एनोनिमस पे। तो मैंने बोला मैं किस तरह चल रहा हूँ और क्या क्या मसला तुम लोग कहते हो कि मेरे अंदर हैं कि मैं कंपनी को सही लेके नहीं चला, तो मुझे बताओ। जब मेरे पास वो रिव्यूज़ आए तो और मैंने उसमें अपने आप को रेटिंग भी दी, अपने आप को परसेंटेज भी दी, तो 97% ऑफ द एम्प्लॉइज वर सेटिस्फाइड फ्रॉम मी। उन्होंने बोला यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, एनोनिमस पे, मतलब नाम नहीं लिया हुआ। आई वंडर हाउ मेनी पीपल कैन डू दैट। तो 97% लोगों ने मुझे बोला कि अच्छे जा रहे हो, तो 3% लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत मसले हैं आपकी कंपनी में, ये है वो है वो है वो है। तो rather than focusing on 97%, I focused on 3%, what are their issues and what amendments can I do in my policies to satisfy them. तो मैंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। लेट ज़्यादा करती है, मैंने लेट की पॉलिसीज़ चेंज कर दी। स्टैंडर्ड जो चलती है मैंने उससे मतलब हमारे यहाँ 6 लेट्स पे एक ऑफ लगता है। ओके, किसी कंपनी में ये पॉलिसी नहीं है, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल पॉलिसीज़ मैंने जो है ना उधर क्रिएट करना शुरू करी। तो मैंने सारी चेंज कर दी। उन्होंने बोला बेसिक कम है, बेसिक्स बढ़ा दी, कमीशन के स्ट्रक्चर्स नहीं है, कमीशन बढ़ा दिया। उन्होंने बोला फ्यूल अलाउंस होना चाहिए, फ्यूल अलाउंस देना शुरू कर दिया। फीमेल्स ने बोला कन्वेंस इशू है, मैंने वैन सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जो है वो हमारे जो है वो मतलब स्ट्रक्चर्स में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फला चीज़ होनी चाहिए। मैंने तकरीबन सब चेंज कर दिया। मेरी मैनेजमेंट कह रही थी अतीब भाई गलत कर रहे हैं, इस तरह से कंपनी नहीं चलेगी, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन मैनेज करना पड़े, मतलब फेस करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने बोला यार जब मैंने करी लोगों के लिए काम रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियल किस बात का मसला, अल्लाह ने तो मुझे दिया है हमेशा। तो मैंने सब चीज़ें चेंज करी अल्हम्दुलिल्लाह उन 3% लोगों के लिए, और मुझे समझ में आया रिटेंशन होती क्या है। तो मेरा रिज़ाइन का रेशो बहुत कम हो गया। फिर हमने अपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट चेंज करे, हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाना छोड़ दिया। हमने 3 महीने पे हमने बोला हमारे पास आओ काम करो, बेशक अगर ट्रेनिंग भी ले रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है। एक कंपनी के ओनर्स को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार हमारी कंपनी में बंदा आएगा, ट्रेन होगा, चला जाएगा। तो अच्छी बात है ना, आप उसको ट्रेन करने की नीयत से ही लाओ। अब वो ज़िंदगी में भर जितना भी कमा रहा है आपको सवाब मिलता रहेगा। आ रही है बात समझ? अल्लाह ताला तो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अमल का दारोमदार नीयत पे है। तो मैंने नीयत ये कर ली जितने लोग मेरे पास आएंगे और ट्रेन होकर जहाँ जहाँ काम करेंगे अल्लाह ताला आप मुझे उसके बदले सवाब देते रहेगा, बेशक वो काम करे ना करें, या इसी नीयत से आके सीख के निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाया कि साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों ने नहीं आना, 3 महीने में आके वो फैसला करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ रहना है या चले जाना है छोड़ के, और हम भी उस पर फैसला करेंगे प्रोबेशन पीरियड में। तो देयर वुड बी नो एग्रीमेंट साइन, रूल्स एंड रेगुलेशन का साइन होगा कि आपने ये फॉलो करना है, दैट्स इट।
तो इधर से फिर मेरी टीम बिल्ड करना शुरू हुई. जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आते गए माशाल्लाह उनमें से रिज़ाइन का रेशो बिल्कुल ख़त्म हो गया. मतलब मैं बोलूँगा 1-2% आए भी तो वो लोग आना शुरू हुए जिन्होंने बोला कि जनाब मुझे जो है वो क्या कहते हैं रिज़ाइन करना है क्योंकि मेरी शादी हो रही है किसी लड़की ने, या लड़के ने बोला कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ाइन का रेशो बिल्कुल नीचे आ गया. तो मुझे समझ में आया अच्छा किस तरह से अब आगे बढ़ना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब 300 से 350 के करीब हम लोग अभी हो गए. और हम लोगों ने इस साल का गोल अनअचीवेबल सा रखा हुआ है. हम लोगों ने 1800 लोगों का रखा हुआ है. अच्छा. तो हम लोग अगर 350 लोग हो गए हैं, हमें 1450 अचीव करना है. तो हम लोगों ने अपना 1450 के गोल के ऊपर काम करना शुरू करा और हम लोगों ने उस तरह से डिपार्टमेंट की क्रिएशंस, अपने रूल्स रेगुलेशन, रिटेंशन रेट, सब चीज़ों पे काम करना शुरू करा. कैंपेन्स ऑन बोर्ड लाने पे, दूसरी सेगमेंट्स खोलने पे. तो आई स्टेप्ड इन विद द डिज़ाइनिंग. मगर जब डिज़ाइन का काम समझ में आ गया था, फिर एक दिन काम आया एनिमेशन का. तो एनिमेशन में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. फिर 3D एनिमेशन का आया, फिर उसमें एक्सपेंशन शुरू कर दी. फिर मॉडल्स का आया कि मॉडल बना के दे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए. तो इसमें ट्रेनिंग, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? ऑफ कोर्स काम तो आपके पास आ रहा है. वक्त दिया. अच्छा. मतलब अगर मेरी पूरे महीने या 2 महीने की सैलरी भी वेस्ट हो रही थी ना, मैंने ये काम आया है ना, इसको करके देना, कोई मसला नहीं. अच्छा. मतलब तुम यूट्यूब से ट्रेनिंग लो, चीज़ों की लो, लोगों से जाके पूछो. मैं तुम्हारी सैलरी पूरी दूंगा, चाहे तुम पूरे महीने में एक काम निकालो. मगर इस काम को सीख लो. एक दफ़ा ये कंपनी में आ गई ना स्किल, तो उस बेस पे मैं कमा लूंगा, इसको मैं बाद में मेच्योर कर लूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट को. ठीक है. तो इस तरह से लोगों ने वो चीज़ें सीखना शुरू कर दी. फिर मैं अच्छी रिसोर्स लाना शुरू हुआ, एक्सपीरियंस बंदे लाना शुरू हुआ. अच्छा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करा. कंपनी में बहुत सारी पॉलिसीज़ के अलावा मैंने माहौल पे बहुत काम किया कि क्या क्या कंपनी में ऐसी ऐसी चीज़ें दे सकता हूँ, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ कि उस तरह का अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट ही ना हो. इन सारी चीज़ों में मैं एक चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ जो मैं अभी आखिरी में कोट करूँगा. ठीक है. तो दीन के हवाले से जो मेरी इंप्लीमेंटेशन है वो आपने मुझे याद दिलानी है. तो खैर मैंने जो है अपने इन्वायरमेंट पे फोकस करना शुरू करा. कंपनी में अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छे से अच्छी रिसोर्सेज हों, अच्छे से अच्छा बंदा हो. मेरी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है. लोग बहुत सारे लोग इसलिए आते नहीं हैं, स्पेशली सेल्स प्रोफाइल. वो कहते हैं जनाब ह्यूमन टेक नहीं जाएंगे, इनकी जूते पहन के आओ, तो चप्पल में नहीं आ सकते, तो टी शर्ट में नहीं आ सकते, तो हमारे ड्रेसिंग प्रॉपर है, अटेंडेंस प्रॉपर थंब पर है. ठीक है ना. हमारे यहाँ प्रॉपर ब्रेक्स पे ही ब्रेक है. ठीक है ना. मतलब हम लोगों ने पूरा कॉर्पोरेट कल्चर जो हमारे यहाँ बाहर अडॉप्ट होता है, हम लोगों ने वही अडॉप्ट करा. मैंने सारी पॉलिसीज़ कंपनी की हैंड डाउन करी और मैंने सब कंपाइल करी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि जो एक्सट्रीमली प्रोफेशनल और चीज़ें हैं. मतलब हमारे HR में भी इस चीज़ को देखते हैं कि बेशक स्केल हो चीज़ें हो, मगर अगर बंदे की बात करने का तरीका सही नहीं है, वो गुटखा मावा खाता है, ठीक है ना, वो उसी तरह इंटरव्यू देने आ रहा है, चीज़ें हैं, मतलब उसका मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है, तो उन लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करके ऊपर लाते ही नहीं, हमको वाइप ऑफ कर देते हैं. तो कोई गाली देना, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना अलाउ नहीं है. मतलब इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है वो कहता है कि इतना प्रोफेशनल इस वक्त पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है क्रिएट करना, और पाकिस्तानियों के साथ. ठीक है. अच्छा, ये आसानी से हो जाता है जहाँ पे थोड़ा को इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे रिलेटिवली ये प्रॉब्लम्स कम होते हैं. बिल्कुल. अब वो आपके पास क्यों नहीं है, हम वो अगेन आखिर में उसकी तरफ जाएंगे कि उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है. तो मैं एनिमेशन की तरफ भी आ गया. फिर वेबसाइट के ऊपर मैंने अपना एक यूनिट शुरू करा. मैंने वो बनाना शुरू कर दिया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर पाऊँ. फिर मैंने एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे 14-50 लोगों को रिक्रूट करना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. फिर मैंने एक जगह देखी, तो मुझे एक जगह समझ में आई, तो मैंने सोचा भाई ये लेना है, तो इसको एम करना है कि इसको किस तरह से बनाऊँ, क्या करूँ, सब चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें मैंने अलाइन करके और इस तरह से मैं सर्विसेज में बढ़ता गया. स्टार्टिंग फ्रॉम द लोगो, then coming into the animation industry, then coming into the web industry, then coming into the application industry, और करते करते सब काम शुरू कर दिए. फिर अब ई बुक्स पे काम करना शुरू करा. तो अल्हम्दुलिल्लाह रीज़न रेवेन्यू नहीं था. कभी भी मेरी ज़िंदगी में ना गोल, ना मेरी कंपनी का गोल, ना मेरे एम्प्लॉयज़ का गोल रेवेन्यू है. वो कहते हैं रेवेन्यू तो सिर्फ इसलिए लाना है कि मामला चल सके कंपनी की. असल चीज़ है एम्प्लॉयमेंट किस तरह क्रिएट करें और उन एम्प्लॉयज़ के लिए काम क्या क्रिएट करें. ठीक है. तो ये शुरू हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 1450 के लिए अकोमोडेशन, तो 1450 के लिए 20 करोड़ रुपए. ठीक है. 20 करोड़ लगाने वाली जगह और सब चीज़ें हम लोग अरेंज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं. और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर मैं 1450 लोगों को रिक्रूट नहीं भी कर पाता, तो मैं इतनी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी टीम और मैं मिलके जो है ना 1450 की अकोमोडेशन और 1450 के लिए जितना हमें कैंपेन्स और चीज़ों को ऑन बोर्ड लाना है वो हम डेफिनेटली अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अल्लाह मुबारक. तो ये तो एक मेरा करियर हो गया और मेरी सर्विसेज हो गई और सब हो गया. इस पूरे कैरियर में
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 27 ईयर्स का हूँ इस वक्त और अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा, तो वो इस वजह से नवाजा कि मैंने ये देखा कि यार मैं दीन को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर दूँ अपने कल्चर में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार प्रोफेशनल इन्वायरमेंट को ना दीन से नहीं करना चाहिए, ठीक है, जबकि हमारा दीन ही सिखाता है कि कारोबार किस तरह करना है। हम लोगों ने कभी भी, हम लोगों ने बिल गेट्स को सुना, हम लोगों ने जो है वो KFC वाले बाबा को सुना, हमने आप सल्लम को नहीं सुना। हमने जो है हज़रत अब्दुल-रहमान बिन औफ को नहीं सुना, वो कारोबार किस तरह करते थे। कहते हैं हज़रत अब्दुल-रहमान बिन औफ की जो उस ज़माने की नेटवर्थ थी ना, वो इस ज़माने में बिल गेट्स वगैरह से सबसे ऊपर है, ठीक है। तो हमारे मुसलमानों में भी ऐसे ताजर और ऐसे ट्रेडर्स गुजरे हैं जिनकी नेटवर्थ इस ज़माने के हिसाब से हाईएस्ट है, ठीक है ना। इतना बड़ा कारोबार मुसलमानों ने संभाला है, मगर हम उनसे इंस्पिरेशन ही नहीं लेते। तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू करा, चीज़ें पढ़ना शुरू करी। तो मैंने अपना शुरू ईयर से, मतलब जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 80 लोगों वाली ब्रांच ली थी, उधर से ही मेरा माइंड ये हो गया था कि मैं इतिकाफ में बैठता था, चीज़ें सीखता रहता था। तो मैंने बोला मैं किस तरह से दीन को इम्प्लीमेंट कर दूँ कि मैं एक ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करूँ कि जो ना जो आइडियल हो, लोगों का दीन भी चले, दुनिया भी चले। क्योंकि अल्लाह ताला जो चीज़ें मांगता है, हम उसको दुनियावी चीज़ों की वजह से छोड़ते हैं। हम छोड़ते इसलिए हैं कि जनाब घर चलाना है यार, कैसे टाइम दूँ तबलीग के लिए, यार घर चलाना है तो कैसे टाइम दूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो मैंने पहला इनिशिएटिव जो अपनी ज़िंदगी में लिया, वो मैंने ये लिया कि मैं कुरान पाक की रोज़ तफसीर का सेशन करवाऊँगा अपने ऑफिस में, और रोज़ तफसीर कुरान होगा, डे शिफ्ट में भी, नाइट शिफ्ट में भी। और मैंने उस पर एक हायर करा, क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब, अच्छा, कि आप आके रोज़ देंगे एंड आई विल पे यू द हदिया फॉर इट। एंड हदिया इज़ बेसिकली द गिफ्ट। वो लोग भी लेना नहीं चाहते मगर हम देते हैं उनको, ठीक है। तो उन्होंने आके पढ़ाना शुरू करा, तफसीर कुरान पढ़ाना शुरू करा, और इस तरह से लोगों के अंदर कुरान पाक की टीचिंग्स आना शुरू हो गई। फिर 5 वक्त बाद जमात के लिए लोग इस बात पे फोकस नहीं करते। मैंने पहले मस्जिद बनवाई, फिर उसके लिए इमाम रखे कि वहाँ पे आके वो 5 वक्त नमाज़ करवाएं। अच्छा, मैं हर जगह से इंस्पिरेशन पिक करता हूँ। मैं जब गया मक्का तो मैंने वहाँ पे देखा होटल्स में अंदर आवाज़ आ रही है और जमात की भी आवाज़ आ रही है। मैंने कितना अच्छा आइडिया है। मैं आया फ़ौरन पाकिस्तान, मैंने जो है वो क्या कहते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने जो है वो सारे स्पीकर्स इंस्टॉल करवाए ऑफिस में। मैंने बोला अजान की और जमात की आवाज़ स्पीकर्स में आएगी। तो होता ही है ऑटोमेटिकली, क्या होता है, ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है ना, तो फ़ौरन बंदा बोलता है ऊपर जमात हो रही है, भाई चले जाओ ना, पूरे जमात की आवाज़ आ रही है सही है। तो एक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब बंदा बोल रहा है ना यार, पूरी जमात हो रही है, मैं लगाऊँ अपने काम में। तो इस तरह से मैंने अपना नमाजी का रेशो बढ़ाया, किस तरह से नमाज की तरफ लोगों को ज़्यादा ले आऊँ। देखिए, एक तबलीग हुआ है जो लोग कहते हैं कि यार दाढ़ी रखो, टोपी लगाओ, सही है ना, और हर घर पे जाके बच्चे को बुलाओ, ठीक है। एक वो तबलीग है, मैं उसके ऊपर ये कमेंट नहीं कर कि वो गलत है या सही है, ठीक है, वो एक अप्रोच है। हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में रहते हुए भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि अपना दीन प्रमोट कर सकते हैं, इस्लाम आए कर सकते हैं। असल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा क्यों है। हम इस बात को फोकस करते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है इन टर्म्स ऑफ दुनियावी मामलात, कि हमें लोग कहें ओ भाई CEO है, ओ भाई मर्सिडीज़ है, ओ भाई फॉर्च्यूनर रख के बैठा हुआ है, ओ भाई इतने एम्प्लॉई हैं। हमें ना वाह वाह बहुत चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में से ना वाह वाह को एलिमिनेट करें सबसे पहले, क्योंकि वी आर द कस्टडियंस, सही है। हमें अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों का कस्टडियन चुना है, कि मतलब ये ऑफिस, ये चीज़ें, ये सब अल्लाह ताला ने मुझे वक्ती तौर पे दी हुई हैं। जब मैं इनको अपना नहीं समझूंगा ना तो मैं सही फैसले करूँगा। जब मैं ओनरशिप ले लूँगा ना तो मैं फिर सही फैसले नहीं करूँगा। हमारे उस्ताद ने आज बताया, टीचर है हमारे आलिम दीन में, उन्होंने मुझे बोला मतलब पूरी क्लास को कि ज़कात 2.5% देनी होती है, मगर 2.5% देने में बंदे की जान चली जाती है, क्योंकि वो समझता है मैं ओनर हूँ, मैंने कमाया है। अगर बिल फर्ज मैं कहता हूँ जनाब आपकी वेल्थ मेरे पास पड़ी हुई है और आप कहते हो उसमें से 10% इसको सेंड कर दो, अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं कहूँगा भाई ओनर बोल रहा है, कर दो ट्रांसफ़र। तो अल्लाह ताला की अगर हम समझें हर चीज़ है, तो फिर अल्लाह ताला अगर 20% नहीं बोले तो मैं भेज दूंगा। मगर हम अपने आप को अपनी चीज़ का ओनर समझते हैं, कस्टडियन नहीं समझते, जबकि हम हैं कस्टडियन, ओनर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है अपने आप में। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि हम कस्टडियन हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ना हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स लोगों को समझना है। तो असल मकसद दुनिया में भेजा गया है कि हुकूकुल इबाद किस तरह हो, दीन किस तरह फैले, अल्लाह के बारे में लोगों को लाएं किस तरह, कि असल में अल्लाह ही हर चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने एक वाइट कॉलर तबलीग शुरू करी। मैंने बोला मैं अपने स्टाफ को करूँगा, अगर आज 300 स्टाफ है तो 300 को कर रहा हूँ तबलीग,
कल को इंशाल्लाह 1800 जगह 1800 करूँगा, अल्लाह ने अगर 10,000 का 10,000 को करूँगा। उनको एक ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करके दे रहा हूँ कि जहाँ पे वो कमाएं तो कमाएं, मगर सारा अपना दीन ऐसा लेके चलें कि जब वो शाम में जाए ना, कहें यार अल्लाह के लिए भी बहुत कुछ करके आ गया हूँ। तो मैंने अपने वर्क टाइम में से मैंने बोला पेड टाइम है कुरान पाक समझो, पेड टाइम है नमाज़ें पढ़ो बाजमात। अब आप नमाज बाजमात पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, 2 तो आपके फंडामेंटल्स पूरे हो गए। अब आपका रह गया हुकूल बात। हमारे ऑफिस का माहौल और चीज़ें ही ऐसी हैं, मॉरल वैल्यूज़ ही ऐसी हैं कि आप उसमें स्लैंग यूज़ नहीं कर सकते या कोई तकलीफ नहीं कर सकते। सुपरविजन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई सीनियर के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। हमारा एक रूल है, अगर जूनियर ने सीनियर के साथ बदतमीज़ी करी या कुछ गलत किया, उसने अगर सस्पेंड किया ना, तो ये सवाल नहीं होगा कि उसने सस्पेंड क्यों करा, बिकॉज मुझे अपनी मैनेजमेंट में ट्रस्ट है कि वो कुछ गलत करेगी नहीं। हम ऊपर लाते ही नहीं है बंदा जब तक हमें भरोसा ना हो जाए कि वो गलत करने वालों में से नहीं है या अपने पर्सनल गोल के लिए किसी के साथ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर ऐसा कोई बंदा तो हम उसको ऊपर लाते ही नहीं है। तो हमारा ही रूल है, अगर उसने सस्पेंड किया तो सस्पेंड होके जब आ जाओगे ना, तब हम फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या सही हुआ। तो अपने आप को उस सिचुएशन में लाने ही ना दो। दीन भी सिखाता है और हम भी ये सिखाते हैं कि आपने प्रोडक्टिव डिस्कशंस पे जाना है। डिस्कशन से मसला हल करो। इस हायरार्की में नहीं हो रहा, टीम लीड से नहीं हो रहा, मैनेजर के पास जाओ। मैनेजर से नहीं हो रहा, आप सेल्स फ्लोर मैनेजर के पास जाओ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाओ। प्रोजेक्ट मैनेजर से हल नहीं हो रहा, अगर इनसे भी नहीं हो रहा, आप बिजनेस यूनिट हेड के पास जाओ, आप वाइस प्रेसिडेंट के पास जाओ, आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, आप सीईओ के पास आओ। इतनी बड़ी हायरार्की है, आपने लड़ना नहीं है, आपने बदतमीजी नहीं करनी है। तो हुकूक बात को तो मैंने यहाँ से सिक्योर कर लिया, अब बच गया सिर्फ फैमिली में। तो जब बच्चा इतना सीख के घर जा रहा है तो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर हमने अपनी कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई HT हेल्प के नाम से, और मैं दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ इस तरह बनाएं। और मैंने ये गवर्नमेंट में रजिस्टर भी करवाई एज एन NGO, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या करा, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला आप जाके विजिट्स करो ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में, रियलाइज़ हो, डिफरेंट लोगों को लेके जाओ ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को कि यार कैसे बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ा हुआ है और वो माँ बाप आज क्या कहते हैं, उनके क्या कमेंट्स हैं, क्या व्यूज़ हैं उनके लिए। बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जैसे हमारे हैं, और हम कदर नहीं करते, उनको वक्त नहीं देते, और मैं भी उनमें से ही हूँ कि दिन रात काम करता रहता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है मैं अपना बहुत कम वक्त देता हूँ फैमिली को। तो क्या कहते हैं, हमें रियलाइज़ हो कि जो लोगों के पास माँ बाप नहीं है वो कितना तरसते हैं, और हमारे पास हैं तो हम उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं। अनाउज़ुबिल्लाह, बहुत सारे लोगों का मसला है। तो वहाँ से ये चीज़ हिट करने की कोशिश करी, तो HT हेल्प बनाया। फिर कंपनी की पॉलिसी सारी शरिया कंप्लायंस करवाई, एक वक्फ पूल बनवाया, जितनी भी लोगों की लेट कटेगी, चीज़ें कटेंगी, कोई पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी सिस्टम है, कोई बदतमीजी हो, कुछ गलत हो तो एक पेनल्टी लगेगी। तो वो सारा अमाउंट मैंने बोला वक्फ पूल में डोनेट हो जाएगा और वो मंथ एंड में HT हेल्प पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और HT हेल्प को चलाने वाला मेरे एम्प्लॉयज़ ही हैं, हम खुद नहीं चलाते। तो वो एम्प्लॉई खुद खर्च करता है उस पैसे को और उसका स्क्रीनशॉट और प्रूफ ग्रुप में डालता है कि ये मैंने ऑर्फनेज में करे या ये मैंने मस्जिद बनाने में लगाए। तो जो रेट वगैरह के पैसे कटे हैं वो सदका जारिया बन गए उनके लिए, ठीक है। ये एक पॉलिसी मैंने इंप्लीमेंट करी। तो इस तरह से HT हेल्प क्रिएट करा। फिर मैंने अभी रमज़ान आए तो मैंने तरावी का सिस्टम करा मेल फीमेल्स के लिए, सही है, और उसको तफसीर के साथ, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया जो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम था और इसी साल में था।